हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स अड्डा प्लेटफॉर्म। दिस इज सौम्या हेयर। तो आज का इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं आपको कराने वाली हूँ। यहाँ से क्वेश्चन 110% बनने की चांसेस है, चाहे यूजीसी नेट हो, एस्टेट पीजीटी हो, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है। कोई भी आप एग्जाम चेक कर सकते हो। कॉमर्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन ऑफ अकाउंटिंग। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सबसे पहले यहाँ पे आप देख रहे हो, कॉन्सेप्ट अलग चीज होती है, कन्वेंशन अलग चीज होती है। कहीं आप लोग किसी में मिक्स मत कर देना। क्वेश्चन यहाँ से भी आया हुआ है कि कौन सा कॉन्सेप्ट है और कौन सा कन्वेंशन है। आप लोग बेसिक समझ के छोड़ देते हो और क्वेश्चन यही से आ जाता है। अगर वन बाय वन यहाँ पे बात करें बेटा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट की, तो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट का मतलब होता है अजम्पशन और नोशंस। मैम ये अजम्पशंस क्या होते हैं? अजम्पशंस का मतलब बेटा रूल्स एंड रेगुलेशंस, नियम जो बनाए गए हैं जिस पर पूरी अकाउंट्स टिकी हुई है, आपके रूल्स जो सबको फॉलो करने हैं, उसे बोलते हैं अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स। अब बात करते हैं अकाउंटिंग कन्वेंशंस क्या होते हैं। मैम कन्वेंशंस होते हैं ट्रेडिशंस और प्रैक्टिसेस, यानी ये कोई रूल नहीं है, कोई नियम नहीं है, पर ये पुराने जमाने से चलता आ रहा है ना बिजनेस में, कि ये चीज करनी है, ये चीज करनी है, तो सब वही फॉलो कर रहे हैं। जैसे हमारे रीति रिवाज होते हैं ना, अब पुराने रीति रिवाज चल रहे आ रहे होते हैं कि ऐसा करना है, ऐसा करना है, और हम लोग भी वही चला रहे हैं। पर कोई रूल थोड़ी ना है, किसी किताब में थोड़ी ना लिखी हो ये चीज कि हमें ऐसे ही करना है। वो चीज होती है कन्वेंशंस। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट हेल्प इन फॉर्मुलेशन ऑफ अकाउंटिंग मेथड। देखो बेटा, ये नए नए मेथड बनाने के तरीके में हेल्प करता है कि नए नए रूल्स बनाओ, नए नए नियम बनाओ अकाउंट्स के। लेकिन अकाउंटिंग कन्वेंशंस जो होते हैं हेल्प इन एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग मेथड। ये हेल्प करते हैं कि भाई जो ये रीति रिवाज है इनको किस तरीके से बिजनेस में अप्लाई किया जाए, किस तरीके से यूज किया जाता है। नेक्स्ट है आपका जजमेंट। नो पर्सनल जजमेंट। देखो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स में अपनी मर्जी नहीं चलती है। नो पर्सनल जजमेंट मतलब आप अपनी मर्जी से नियम नहीं बना सकते। रूल है, रूल बुक में लिखा है, उसी हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। लेकिन अकाउंटिंग कन्वेंशंस में क्या होता है? पर्सनल जजमेंट। अपने अपनी मर्जी से तो रीति रिवाज भी बदल जाते हैं बेटा। दूसरों को सिखाने तो लोग आ जाते हैं कि भाई आपने ये रिवाज पूरा नहीं करा, आपने ये चीज फॉलो नहीं करी। लेकिन जब अपनी ऊपर बात आती है तो बहुत जल्दी बदल, जमाना बदल गया है, ऐसे बोल देते हैं ना कि जमाना तो बदल चुका है। तो जरूरी नहीं है कि हम ये रीति रिवाज, ये पुरानी प्रैक्टिसेस फॉलो करें। इसीलिए अकाउंटिंग कन्वेंशन में बिजनेस के अंदर जो है वो पर्सनल जजमेंट है, अपने मन मुताबिक बदल भी सकते हैं ये लोग, ठीक है। नेक्स्ट है आपका अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स डेवलप्ड बाय अकाउंटिंग बॉडीज। देखो इसको बनाया जाता है आईसीएआई, आपने पढ़ा होगा, इंस्टीट्यूट चार्टर्ड अकाउंटिंग जो है आईसीएआई बॉडी है, जो अकाउंटिंग बॉडी वो बनाता है ये नियम। लेकिन अकाउंटिंग कन्वेंशन इज डेवलप्ड बाय थ्रू कॉमन प्रैक्टिसेस। ये जो चीजें हैं ये किसी ने बनाई नहीं है, क्योंकि ये सदियों से चलती आ रही है, हमारे पूर्वजों के जमाने से चलता आ रहा है। तो ये इसीलिए फॉलो किया जाता है, उन्होंने ही बना रखे हैं। नेक्स्ट है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट यूनिफॉर्म अक्रॉस ऑल द एंटिटीज। कोई भी बेटा बिजनेस हो, अकाउंटिंग रूल्स जो होते हैं, कॉन्सेप्ट्स, वो सब जगह सेम रहेंगे, कोई सा भी बिजनेस हो, कोई भी कंपनी हो। लेकिन अकाउंटिंग कॉन्वेंशंस नीड नॉट टू बी इन्फॉर्म। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट कन्वेंशंस जो होते हैं बेटा, ये हर बिजनेस में अलग अलग हो सकता है। जैसे हर शादियां अलग अलग होती है ना, कि भाई पंजाबी शादी के रीति रिवाज अलग होते हैं, हिंदुओं के अलग होते हैं, ठीक है, आपके मराठी लोगों के अलग होते हैं, महाराष्ट्र शादी अलग। तो इसमें भी यही चीज है अकाउंटिंग कन्वेंशंस में, कि जो ये फॉलो करते हैं, जो भी प्रैक्टिसेस, ये सेम नहीं होती, हर बिजनेस में अलग अलग तरीके से करी जाती है। अब देख लीजिए कन्वेंशंस में क्या क्या आता है और कॉन्सेप्ट्स में क्या क्या आते हैं, रट लेना है इसको, ठीक है। कन्वेंशंस लर्न कर लो, बस कॉन्सेप्ट लर्न करने की जरूरत नहीं, कन्वेंशंस लर्न कर लोगे, क्योंकि ये चार ही दिए हुए हैं, बाकी जो बचता है वो कॉन्सेप्ट है। कन्वेंशन है फुल डिस्क्लोजर, मटेरियलिटी, कंसिस्टेंसी और कंजर्वेटिज्म। कॉन्सेप्ट के अंदर है आपका बिजनेस एंटिटी, गोइंग कंसर्न, अक्रूवल, मनी मेजरमेंट, अकाउंटिंग पीरियड, डुअल एस्पेक्ट, रेवेन्यू रियलाइजेशन और हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो वन बाय वन हम सारे पढ़ लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले आता है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट इफेक्ट। ओनली द बिजनेस ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड एंड रिपोर्टेड, नॉट द पर्सनल ट्रांजेक्शन ऑफ द ओनर। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट बेटा आपको सिर्फ ये बोलता है कि मालिक और बिजनेस अलग अलग है, दोनों एक नहीं है। मालिक अलग है, बिजनेस अलग है, दोनों चीजें सेपरेट है। समझ में आ रहा है? बिजनेस के जो भी ट्रांजेक्शन्स होंगे, बिजनेस में जो भी लेन देन होगा, वो बिजनेस का होगा। अब मालिक का जो पर्सनल है, कुछ भी है, वो खरीदे बेचारे जाके, अपनी कार खरीदे, बंगला खरीदे, वो उनके पर्सनल ट्रांजेक्शन है, वो बिजनेस से उनका कोई लेना देना नहीं है। इनकम और प्रॉफिट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द बिजनेस अनलेस डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द ओनर्स।
जो भी प्रॉफिट कमाती है बिजनेस, तो ये बिजनेस की प्रॉपर्टी है बेटा। जब तक जब तक बिजनेस की प्रॉपर्टी है, लेकिन अगर आप डिविडेंड के फॉर्म में, कैपिटल के फॉर्म में अगर ओनर को बांट रहे हैं, तो फिर वो ओनर का हो जाएगा। जैसे डिविडेंड मिल रहा है ओनर को, है ना, हर महीने इतना परसेंट से मिल रहा है, तो फिर वो ओनर की हो जाएगी। लेकिन जब तक वो बढ़ता नहीं है ना, तो पूरा प्रॉफिट वो बेटा बिजनेस का ही होता है। The personal asset of the owner or shareholders are not considered while recording and reporting the assets of the business entity। भाई ओनर के बेचारे की घड़ी, बेचारे के बंगला, बेचारे के कपड़े, ये सारी चीजें जो है वो बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं किए जाते, बिजनेस के एसेट्स में नहीं आएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट इट इज अज्यूम्ड दैट बिजनेस एंटरप्राइज इज कंटिन्यूइंग वन, नॉट ऑन द वर्ज ऑफ क्लोजर। बिजनेस ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू। देखो, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट एक मुहावरा बताती हूँ, चलती का नाम गाड़ी, सेम वही चीज है, कहते हैं ना चलती का नाम गाड़ी। तो जब भी आप कोई बिजनेस बेटा खोलते हो, तो उसका एक ही कॉन्सेप्ट होता है कि हमारा बिजनेस काफी लंबे सालों तक चलने वाला है। यही तो सोच के चलते हो, ये तो नहीं सोचते कल बंद हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए जितने भी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स होते हैं, यही सोचकर जो है वो रिकॉर्ड किया जाता है कि बिजनेस लंबे टाइम तक चलेगा। ऑन द बेसिस ऑफ दिस कॉन्सेप्ट अ क्लियर डिस्टिंक्शन इज मेड बिटवीन एसेट्स एंड एक्सपेंसेस। इससे हमें पता चल जाता है कि एसेट्स अलग रखना है, कौन एसेट्स और खर्चा में फर्क का पता चलता है, ठीक है। बिकॉज ऑफ दिस कॉन्सेप्ट दैट फिक्स एसेट्स आर वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट लेस प्रॉपर डेप्रिसिएशन। क्योंकि आप फिक्स एसेट्स खरीदते हो, फिक्स एसेट्स खरीदते हो जैसे मशीनरी, फर्नीचर, तो आपको पता है कि वो लंबे टाइम तक चलेगा बिजनेस के अंदर, ठीक है। तो फिर आप उसकी मार्केट वैल्यू कम हो रही है, ज्यादा हो रही है, ये नहीं देखते हो। बस आपने फिक्स एसेट्स लेकर आए, हर महीने उसमें डेप्रिसिएशन घटा के आप उसकी वैल्यू दिखाते हो। भाई डेप्रिसिएशन तो लगेगा ना, भाई आप कोई भी चीज लाते हो तो, जैसे आपका फोन है, आज तो आपने 10,000 में खरीद लिया, 20,000 में, दो दो हफ्ते बाद, 3 हफ्ते बाद कोई उसको खरीदेगा भी नहीं। 5,000 में या 2,000 में लोग खरीदते हैं, वैल्यू कितनी कम हो जाती है ना। तो वही चीज फिक्स असेट्स के साथ होता है यहाँ पर। डेप्रिसिएशन कम करके दिखाएंगे आपको फिक्स असेट्स, ठीक है। डेप्रिसिएशन कम करके जो वैल्यू होती है वो दिखाई जाती है। तो ये चीज यहाँ पर से आपको पता चल जाता है कि कितना आपका खर्चा है और क्या आपकी वैल्यू है। If it is certain that business will continue for a specific period, then the accounting record will be kept on basis of expected life of business। अब देखो फिक्स असेट्स की वैल्यू मैंने आपको बोला ना कि इस वजह से डेप्रिसिएशन करके दिखाई जाती है। अगर आपको कल ही बिजनेस बंद करना था, तो भाई आज 10 लाख में अगर आपने मशीन खरीदी, तो कल भी 10 लाख की वैल्यू दिखा देते आप, अगर आपको कल ही बंद करना था तो डेप्रिसिएशन नहीं लगाते। तो वही चीज है कि बिजनेस में जो भी चीज आप रिकॉर्ड करोगे, वो अपनी लाइफ की उम्र देख के करोगे, अपने बिजनेस की उम्र देख के करोगे कि 40 साल चलने वाला है, 50 साल चलने वाला है, उस हिसाब से रिकॉर्ड किया जाता है। चलिए नेक्स्ट है आपका डुअल कॉन्सेप्ट, एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, सॉरी। एज पर दिस कॉन्सेप्ट एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन इज डुअल इफेक्ट। एक सिक्के के दो पहलू, वही चीज है, ठीक है। हर ट्रांजेक्शन के दो एस्पेक्ट होते हैं बेटा, एक डेबिट और एक क्रेडिट, इसमें तो कोई फालतू की बात ही नहीं है। जैसे इसमें एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, इट इंक्रीजेस वन एसेट्स एंड डिक्रीजेस अनदर एसेट्स। एक एक तरफ तो आपका एसेट्स बढ़ जाएगा, पर दूसरी तरफ एसेट्स कम हो जाएगा। जिसको नहीं समझ में आ रहा बता देती हूँ। सपोज करिए मैंने अपनी मशीनरी के लिए 50,000 का कैश, 50,000 कैश में मैंने मशीन खरीदी 50,000 की। एक बार बताओ, मेरी कंपनी में मशीन आ गई, यानी एक एसेट्स बढ़ गया, बड़ा वन एसेट्स बढ़ गया। लेकिन बेटा 50,000 जो मैंने कैश में दिया है वो भी तो एसेट है, तो एक कैश चला गया, कैश चला गया 50,000 मेरे पास से, तो डिक्रीज हो गई दूसरी एसेट्स। कैश भी तो एसेट ही होती है। तो यही चीज यहाँ पर बोली गई है। ऐसे ही यहाँ पे बहुत सारे, यहाँ पे आपको 8 पॉइंट्स दिख रहे होंगे, ठीक है, कि एक तरफ आपका एसेट्स की वैल्यू बढ़ती है, तो साथ ही साथ आपकी लाइबिलिटी भी बढ़ जाती है। एक तरफ एसेट्स की वैल्यू कम होती है, तो दूसरे एसेट्स की वैल्यू बढ़ जाती है। एक तरफ एसेट्स की वैल्यू कम होती है, लाइबिलिटी भी कम हो जाती है। एक लाइबिलिटी बढ़ती है, दूसरी लाइबिलिटी कम हो जाती है, ठीक है। इस तरीके से डुअल एस्पेक्ट होता है, जहाँ पे डेबिट क्रेडिट का मामला है और कुछ भी नहीं, ठीक है। जैसे आपने देखा यहाँ पे एग्जाम्पल है, राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹70,000। राम ने भाई बिजनेस के अंदर 70,000 कैश डाला। तो देखो कैश यहाँ पे 70,000 आपका चला, आपका आ गया बिजनेस के अंदर। और यहाँ से राम ने कंट्रीब्यूट किया था, तो राम की कैपिटल के लाइबिलिटीज आ गई भाई 70,000। तो दोनों बराबर हो गए, 70,000 इधर आ गए एसेट, 70,000 लाइबिलिटी आ गई, क्योंकि राम ने 70,000 लगाए थे, राम की कैपिटल के अंदर है, जो कि लाइबिलिटी है। और कैश आ गया आपकी बिजनेस के अंदर 70,000, तो ये एसेट्स है। तो देखो दोनों बराबर हो गए, बस यही चीज है, डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट। चलिए नेक्स्ट है आपका कॉस्ट कॉन्सेप्ट और हिस्टोरिकल कॉस्ट, दो नामों के नाम से जाना जाता है ये। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट द वेरियस एसेट्स एक्वायर्ड बाय फर्म शुड बी रिकॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल अमाउंट इन्वॉल्व और स्पेंड। देखो इसमें ये क्या बोला जा रहा है,
जिस कीमत पर आपने अपनी मशीनरी खरीदी थी, एसेट्स खरीदे थे, वही कीमत आपको आगे तक लिख के आनी है, आपके अपने रिकॉर्ड में, अपने ट्रांजेक्शन में, अपनी डायरी में आपको वही अमाउंट लिखना है। अच्छा एक बात बताइए, आज मैंने जमीन खरीदी थी, सपोज करिए 50 लाख की, आजकल तो यही रेट है ना, 50 लाख की मैंने जमीन खरीदी सपोज करिए। उसके बाद 1 साल बाद, 2 साल बाद, यही 50 लाख वाली जमीन जो है वो 1 करोड़ हो जाएगी ना भाई, जमीन की आजकल आपको पता है कितने रेट बढ़ रहे हैं। तो अब मैं अपने बिजनेस ट्रांजेक्शन में ये बताओ 50 लाख दिखाऊंगी या फिर 1 करोड़ दिखाऊंगी? नहीं मैम, आप 50 लाख ही दिखाएंगी। जितना आपने जिस टाइम पे जितने रुपए का खरीदा था उतना ही अमाउंट दिखाओगी, चाहे आगे बढ़े घटे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दैट इज कॉल्ड कॉस्ट कॉन्सेप्ट और हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। ठीक है। अगर आपने कोई भी एसेट्स खरीदा है लेकिन उसके लिए कुछ भी पे नहीं करा, फ्री में आपको मिल गया, तो आप तब भी आप नहीं दिखाओगे, जीरो दिखाओगे फिर। ये थोड़ी ना फ्री में ही मिला है ना, आपने तो कुछ पैसा नहीं दिया था। ठीक है। देखो, कॉस्ट कॉन्सेप्ट डजंट मीन दैट एसेट्स विल ऑलवेज बी शोन एट कॉस्ट। कॉस्ट कॉन्सेप्ट का ये मतलब नहीं होता कि एसेट्स को आप उसी की कीमत पे दिखाओ, बल्कि द फिक्स एसेट्स विल बी रिकॉर्डेड एट अ कॉस्ट एट अ टाइम ऑफ इट परचेज। बट सिस्टमेटिकली क्या होता है, इसकी वैल्यू कम ही हो जाती है बेटा, डेप्रिशिएशन लगने लगता है। डेप्रिशिएशन की वजह से सिस्टमेटिकली उसकी वैल्यू कम ही होती चली जाती है, जमीन की तो नहीं होती खैर। जमीन एक ऐसा इकलौता लैंड है जिसपे डेप्रिशिएशन नहीं लगेगा, बाकी सब पे लगता है, सबकी वैल्यू कम होती चली जाती है। चलिए नेक्स्ट है आपका रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। The realization concept is that the revenue is recognized and recorded in the period in which they are realized. ठीक है। यानी सिंपल सी भाषा में अगर मैं बात करूं बेटा, रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट वो कॉन्सेप्ट होता है जिस टाइम पे आपने अपनी रेवेन्यू आपको मिली हो। कैश से मतलब नहीं है, कैश से मतलब नहीं है, ध्यान से समझना, मैं आपको बताती हूँ। इन सिमिलर टर्म, वी रियलाइज एज रेवेन्यू व्हेन वी डिलीवर द एग्रीड प्रोडक्ट विद कस्टमर और द सर्विस हैव बीन रेंडर्ड टू देम। मेरी दुकान थी, मेरी दुकान पे कस्टमर आया, उसने बोला मैम आप 5,000 रुपये एडवांस ले लो और अगले महीने आके मैं फोन ले जाऊंगा आपकी दुकान से। ठीक है। 5,000 वाला फोन आपकी दुकान से मैं आके अगले महीने ले जाऊंगा। तो रियलाइजेशन अकाउंट बेटा ये बोलता है कि जिस टाइम आपको वो 5,000 दे के गया है, उस टाइम आप रिकॉर्ड नहीं करोगे। आप जब रिकॉर्ड करोगे जब आप वाकई उसको 5,000 की डिलीवरी मार्च में जो आप करने वाले हो, जब वो मार्च में आएगा और मेरे से 5,000 के बदले अपना फोन लेकर जाएगा जो उसने खरीदा है और एडवांस में जिसके लिए मुझे पैसे दिए थे, तो एंट्री जो होगी वो मार्च की होगी। ये बोलता है रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है ना। इसमें हम क्या करते हैं, वी रिकॉग्नाइज द रेवेन्यू फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स। जब तक गुड डिलीवर नहीं हो जाते या सर्विस कस्टमर को सर्विस नहीं दी जाती, तब तक हम उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते, चाहे वो पैसे पहले दे गया हो, कोई मतलब नहीं है। लेकिन जब तक मेरी दुकान से बेटा वो सामान डिलीवर नहीं हुआ है, या मैं कोई भी सर्विस थी, कुछ भी था, जब तक मैंने उसको नहीं दिया है, तब तक रेवेन्यू यहाँ पे आपका रियलाइज नहीं होगा। याद रखना। ठीक है। अब इसी के बेसिस पर इसी का छोटा भाई है अक्रूवल कॉन्सेप्ट। Accrual concept is something that becomes due, especially an amount of money that is yet to be paid or received at the end of the accounting period. देखो यहाँ याद रखना, रियलाइजेशन अकाउंट में बेटा सिर्फ रेवेन्यू की बात की जाती है, लेकिन अक्रूवल कॉन्सेप्ट में खर्चा भी देखा जाता है, रेवेन्यू और एक्सपेंसेस दोनों देखे जाते हैं। ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी। ठीक है। It means that revenue are recognized when they become receivable. Cash is received or not received, and expenses are recognized when they become payable through cash is paid or not paid. Both the transaction will recorded in the counting period to which they are related. इसका सिंपल सा एक एग्जांपल समझाती हूँ। सपोज करिए मैं किसी कंपनी में काम कर रही हूँ, मेरे पास ऑर्डर आता है सॉफ्टवेयर बनाने का। वो कहते हैं मैडम आप अप्रैल में सॉफ्टवेयर बना के दे दीजिएगा। हमने कहा ठीक है, हम आपको अप्रैल में सॉफ्टवेयर बना के दे देते हैं। अप्रैल में बेटा हमने सॉफ्टवेयर बना दिया है। ठीक है। उसके बाद वो पेमेंट हमारी कर रहे हैं कब? मार्च में। सॉरी, अप्रैल के बाद कौन सा महीना आता है? मई में। ठीक है। तो जो आपकी डायरी में या जो आप रिकॉर्ड करोगे, तो आप अप्रैल का करोगे या मई का करोगे? जिस दिन आपने अपना काम पूरा कर दिया ना बेटा, उस दिन का रिकॉर्ड करोगे। तो अप्रैल में जो है वो आप यहाँ पे रिकॉर्ड करने वाले हो। ऐसा ही खर्चा होता है। ठीक है। ऐसे ही क्या होता है, आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मेरा फोन जैसे मैंने आपको बोला था कि खराब हो चुका है और टेलीग्राम चैनल वहीं पे था और अभी तक ठीक भी नहीं हुआ है फोन, तो पीडीएफ का तो यहाँ पे कोई चांसेस है नहीं, मैं आपको कैसे प्रोवाइड करूँ। तो आप लोग को जो भी लगता है तभी आप करिएगा। ठीक है।
ठीक है, आपको समझ में आ गया कि जिस टाइम पे जो चीज आपने काम कर दिया है, जैसे सपोज करिए आपकी सैलरी, बेटा आपकी सैलरी कब आती है? मार्च में सपोज सपोज करिए, ठीक है, 1 मार्च को आपको सैलरी आती है, पर वो सैलरी अप्रैल के अंदर आ रही है, तो फिर क्या करोगे? रिकॉर्ड कब करोगे? मार्च की, अप्रैल की नहीं मैम, मार्च की ही करी जाएगी, याद रखना। चलिए नेक्स्ट है आपका अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। ठीक है, चलिए। All the transactions are recorded in the books of accounts on the assumptions that profit on these transactions are to be uncertain for a specified period। यानी यहाँ पर ये बोला जाता है, अब आपको तो पता है आपका बिजनेस 50 साल तक चलने वाला है, क्योंकि गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट मैंने अभी आपको बताया था। तो आप क्या 50 साल बाद प्रॉफिट देखोगे वहां पे कि कितना प्रॉफिट हुआ? नहीं ना। इसीलिए यहाँ पर ये रूल बनाया गया था अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट का, बेटा, कि आप जो है वो अपने बिजनेस की जो लाइफ है ना उसको डिवाइड कर दो साल साल भर में, 1 अप्रैल से 31 मार्च, फाइनेंशियल ईयर जो होता है, ताकि आपको हर साल में आपका प्रॉफिट पता चल जाएगा, बैलेंस शीट पता चल जाएगी, प्रॉफिट लॉस पता चल जाएगा, ठीक है। इससे ये होता है कि आपकी रेगुलर बेसिस पे आपके सारे अकाउंट्स प्रिपेयर हो जाएंगे, और आपको सारी चीजें, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन, टैक्स कंपटीशन, प्रॉफिट, सब कुछ पता चल जाएगा। इसका सिर्फ सिंपल सा मतलब है, अपनी बिजनेस लाइफ को डिवाइड कर दीजिए। नेक्स्ट है बेटा मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। According to these assumptions, all the business transactions should be recorded in the terms of money, that is currency of the country। मनी नाम लिख दिया, पैसा पैसा, तो सारी चीजें आप अपने रिकॉर्ड बिजनेस ट्रांजेक्शन में वही चीज रिकॉर्ड करोगे जो कि रुपया होगा, रुपए में होगा, ठीक है, मनी जिसके अंदर इन्वॉल्व होगा। अब सपोज करिए आपके मैनेजर की ईमानदारी, आपके एम्प्लॉयज की मेहनत, ये सारी चीजें का कोई रोल यहाँ पर नहीं है, ये सारी चीजें यहाँ पर नहीं लिखी जाएंगी। This system of accounting treats all the unit of money as the same irrespective of their time dimensions, and events which cannot be expressed in money do not find place in the books of account। ठीक है, क्योंकि वो बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं मानी जाती बेटा, ईमानदारी, आपकी हार्ड वर्क, आपका स्मार्ट वर्क, ये सब चीजें नहीं देखते हैं बिजनेस ट्रांजेक्शन्स में। अब आता है आपके कन्वेंशंस। सबका सबसे पहला कन्वेंशन आता है आपका convention of full disclosure। Convention of full disclosure requires that all the material and relevant fact concerning financial statement should be fully disclosed। यहाँ पर ये बोला गया फुल डिस्क्लोजर, पूरी किताब खोल दीजिए, यानी यहाँ पे सारे फैक्ट्स, आपकी सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सब कुछ पूरी तरीके से दिखाई देने चाहिए। फुल डिस्क्लोजर का मतलब है देयर शुड बी फुल फेयर एंड एडुकेट डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। जितनी भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है वो सारी फेयर होनी चाहिए, उसमें कोई फ्रॉड नहीं होना चाहिए, कोई फ्रॉड यानी ओवर एस्टिमेशन और अंडर एस्टिमेशन किसी चीज का नहीं होना चाहिए, ठीक है। सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे सिंपल से किताब, खुली किताब है जैसे होती है ना, वो आपको यहाँ पे खोल के रखनी है, ठीक है। सफिशियंट इन्फॉर्मेशन जो जरूरी है वो आपको बताना है, सबको किस तरीके से आप ट्रीट करते हो वो सारी चीजें यहाँ पे होगी, इन्फॉर्मेशन का पूरा डिटेल होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको इन्वेस्टर्स को, आपके कस्टमर्स को, सप्लायर्स को, सबको आपको ट्रांसपेरेंसी देनी है, सबको सब कुछ पता होना चाहिए आपकी कंपनी के बारे में। अच्छा, इसके अंदर ना आई थिंक एक चीज मिस है, मुझे ना एक बार पीडीएफ फिर से चेक करने दो, अगर यहाँ पे कुछ रह गया है ना तो मैं आपको ओरली बता दूंगी इसमें। मुझे ऐसा लगता है कि इसके अंदर मैंने पॉइंट मिस किया है कोई, एक पॉइंट बेटा यहाँ पे मिस हो गया है, ये ध्यान नहीं रहा मुझे, सॉरी। यहाँ पे मटेरियलिटी छूट गया है। आई थिंक एक मिस हो गया, एक कन्वेंशन बेटा मिस हो गया, नहीं है, मैंने सर्च तो कर लिया है। चलो मैं मटेरियलिटी आपको ओरल बता देती हूँ, ठीक है, नहीं है इसके अंदर, मिस हो गया ये मुझसे। देखो मटेरियलिटी कन्वेंशन इसका उल्टा होता है, जैसे अभी मैंने फुल डिस्क्लोजर आपको बताया था ना बेटा, कि फुल डिस्क्लोजर का मतलब होता है कि सब चीज खोल दो, दिखा दो सबको। मटेरियलिटी में ये चीज बोलते हैं कि बेटा छोटी छोटी चीजों को दिखाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ वही चीज दिखाइए जो इम्पोर्टेंट है, सारी कुछ चीजें दिखाने की जरूरत नहीं है। सपोज मैं आपको बताती हूँ, मेरी एक दुकान है, सपोज करिए मेरी दुकान पे अगर 10 रुपए का पेन बेचा गया है,
अब उस 10 रुपए को मैं थोड़ा ना दिखाने बैठूंगी कि 10 का पेन गया है, पेन मेरा फिक्स असेट है, इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगा के 2 रुपए बचा, नहीं। मतलब छोटी और जो इतनी इंपॉर्टेंट चीज नहीं है उनके लिए अकाउंटिंग रूल्स फॉलो करने की बेटा कोई जरूरत नहीं है, उनको दिखाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है उनको आपको शो करना पड़ेगा, ये चीज बोलती है मटेरियलिटी कन्वेंशन, ठीक है, जो मैंने आपको ओरली यहाँ पे बता दिया है। बड़ी और महत्वपूर्ण चीजें जो होती हैं वो चीज आपको यहाँ पे बतानी है, खाली दिखानी है आपको अपने बैलेंस शीट में, अपने स्टेटमेंट में। छोटी छोटी चीजों को आप जरूरत नहीं है आपको यहाँ पे शो करने की। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है कंजर्वेटिज्म और प्रूडेंस कन्वेंशन। इट इज अ पॉलिसी ऑफ प्लेइंग सेफ, याद रखना इसका दूसरा नाम है प्लेइंग सेफ। क्वेश्चन प्लेइंग सेफ के नाम से बहुत बार आता है। ये कौन सा ऐसा कन्वेंशन है जिसे प्लेइंग सेफ के नाम से जाना जाता है? सावधानी से रखना, सावधान रहो, इसे कहते हैं ना, सावधान रहिए, जिसे हम लोग अकॉर्डिंग टू कंजर्वेटिज्म भी बोल देते हैं और प्रूडेंस कन्वेंशन भी बोल देते हैं। चलिए, द अकाउंटेंट शुड नॉट एंटिसिपेट इनकम एंड शुड प्रोवाइड फॉर ऑल द पॉसिबल लॉसेस। इसमें क्या बोलते हैं कि देखो, जब तक आपका प्रॉफिट सच में नहीं हो जाता, आपके हाथ में प्रॉफिट जब तक आ नहीं जाता, उसको नोट मत करो, उसको नोट मत करो। लेकिन अगर आपको कहीं भी ऐसा अंदाजा लगता है कि लॉस होने वाला है तो सावधान हो जाओ, उसको रिकॉर्ड करो। यानी प्रॉफिट के लिए कोई जगह नहीं है लेकिन लॉस के लिए जगह है। अगर आपको थोड़ा सा बहुत भी शक होता है कि लॉस हो सकता है या ये नुकसान हो सकता है थोड़ा बहुत भी, तो उसको तुरंत की तुरंत रिकॉर्ड करो। ये चीज यहाँ पर बोलता है कंजर्वेटिज्म, प्लेइंग सेफ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, फेस्ड विद चॉइस बिटवीन टू मेथड ऑफ वैल्यूइंग एंड एसेट्स, द अकाउंटेंट शुड चूज अ मेथड विच लीड टू द लेजर वैल्यू। अगर आपके पास दो मेथड है एसेट्स की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए, तो आपको हमेशा वही मेथड चूज करना चाहिए जिसमें एसेट्स की वैल्यू थोड़ी कम दिखाया जाए, थोड़ा कम प्रॉफिट दिखाया जाए, बस इतना मतलब ये, थोड़ा कम प्रॉफिट दिखाया जाए। अगर 100 का प्रॉफिट हो रहा है तो 80-70 दिखा दो। मेन इसका ऑब्जेक्टिव होता है दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड डिस्क्लोज द एक्चुअल रिजल्ट, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एक्चुअल रिजल्ट हो, ज्यादा बढ़ा चढ़ा के ना हो। It should not be noted, it should be noted that no deliberate attempt to be made to understand the profit and value of assets. अब इतना छूट दे दिया है तो इसका मतलब ये नहीं कि जानबूझ के एकदम 100 की जगह 10 रुपए दिखा दो प्रॉफिट के। 100 प्रॉफिट हुए 10 दिखा दिया, इतना भी कम मत कर देना। थोड़ा बहुत के लिए बोला गया कि 100 है तो 90 दिखा दो, 95 दिखा दो, 90 दिखा दो। ऐसा नहीं कि 100 है तो 40 दिखा दिया, ये गलत हो जाएगा। ऐसे तो अंडरस्टेट नहीं करना है बिल्कुल जाकर। ऐसे क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू है, जो भी कम होगी वो दिखाइए। अगर कॉस्ट वाली कम है या मार्केट वाली प्राइस से जो भी कम होगी वो वाली दिखाइए। अगर आपके पैसे कहीं डूबने वाले हैं, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट ऑन डेटर इज मेड इन एंटिसिपेशन ऑफ एक्चुअल बैड डेट इन फ्यूचर। कहीं भी आपको शक लगता है कि कुछ ऐसे होते हैं उधार लेने वाले जिनका आपको लगता है डूबने वाला है, तो उनका अलग से नोट लगा दो कि ये पैसे डूब सकते हैं, आप रिकॉर्ड कर लो पहले से। ठीक है, चलिए लास्ट है आपका कंसिस्टेंसी कन्वेंशन। देखो, कंसिस्टेंसी का मतलब होता है ना कंसिस्टेंट, एक ही जैसा सेम। तो वेन एवर देर इज एनी चेंज इन पॉलिसी द रिजल्ट ऑफ द एंटरप्राइजेज एंड फाइनेंशियल पोजीशन में भी अफेक्टेड। देखो, यहाँ पर ये बोला जाता है कि हर साल आप जो नियम फॉलो कर रहे हो ना बेटा, अगली साल भी वही नियम फॉलो करिए। अगर आप चेंज करते हो तो फिर आपकी फाइनेंशियल पोजीशन पे कहीं ना कहीं इफेक्ट आपको दिखने को मिलेगा। ठीक है, nature and effect of such change and the justification of the change must be informed to the user of accounting information by way of footnotes। बाई चांस करना पड़ जाए, कभी हो जाता है चेंज करनी पड़ जाती है पॉलिसी, नियम चेंज करनी पड़ जाती है, तो आप उसको फुट नोट नीचे दिखा जरूर दीजिएगा। ये चीज यहाँ पर बोली गई है। अब इसका एग्जाम्पल समझो आप लोग। चलिए, इसके एग्जाम्पल में सबसे पहले क्या बोला हुआ है, चेंज इन द मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। सपोज करिए आप स्टॉक की वैल्यू आप किसी भी मेथड से कर रहे थे, लीफो फीफो आपने पढ़ा होगा, वेटेड एवरेज कॉस्ट से भी निकालते हैं, लीफो से भी निकालते हैं, लास्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन लास्ट आउट आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये बेसिक है। लीफो फीफो मेथड होता है। सपोज करिए इस साल आप लीफो मेथड यूज कर रहे थे, अगली साल आपने फीफो वाला यूज कर दिया, तो ये आपका बेटा रॉन्ग हो जाएगा। ये आपका तरीका नहीं है, आपको सेम नियम फॉलो करने हैं। अगर इस साल आपने लास्ट इन फर्स्ट आउट वाला तरीका अपनाया है, लीफो यूज किया है, तो अगली साल भी बेटा आपको लीफो ही यूज करना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा जैसे चेंज इन द मेथड ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन निकालने के तरीके होते हैं ना, एक तो स्ट्रेट वाला होता है बेटा, ठीक है ना, एक आपका दूसरा वाला होता है जो मैं अभी भूल गई, बिल्कुल मेरे को याद था अभी मुझे याद नहीं आ रहा। एक आपका स्ट्रेट मेथड होता है, एक आपका डब्ल्यू रिटन डाउन वैल्यू मेथड होता है। ठीक है, तो दो मेथड होते हैं। तो अगर आप स्ट्रेट एप्रिसिएशन निकाल रहे हो तो अगली साल भी फिर स्ट्रेट ही निकालो, यही तो होगा ना। ऐसा तो नहीं है कि इस साल आपने स्ट्रेट निकाल लिया
और अगली बार आपने क्या निकाल लिया, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से, तो सब गड़बड़ हो जाएगा, सब गड़बड़। इसीलिए बोला है कंसिस्टेंसी। तो जो ऐसे दूसरा एग्जाम्पल है, चेंज इन द बेसिस ऑफ मेकिंग प्रोविजन फॉर बेड एंड डाउटफुल डेट। डाउटफुल डेट जो आपके कर्ज डूबने वाले पैसे होते हैं, उनके लिए जो भी आपके आप जो फॉलो कर रहे हो कि भाई इसको इसके लिए अलग से रिजर्व बना के रखते हैं, रिजर्व बना के रखते हैं ना डूबने वाले पैसों के लिए, तो वही अगली साल भी वैसे ही नियम फॉलो करो। तो कंसिस्टेंसी कन्वेंशन भी यही बोलता है कि जो इस साल नियम फॉलो करे गए, अगली साल भी वही नियम फॉलो करिए, उससे अगली भी वही नियम फॉलो करिए। बाई चांस अगर आप चेंज करना चाहते हो तो फुट नोट में, यहाँ लिखा हुआ है बाय द वे ऑफ फुट नोट में, उसको दिखा जरूर देना कि हमने ये चीज चेंज करी है, लेकिन चेंज होगा नहीं। अगर चेंज करोगे तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर गड़बड़ी आ जाएगी। ठीक है, तो मैंने आपको सारा यहाँ पे समझा दिया है, सारे कन्वेंशन हो गए। मटेरियलिटी का यहाँ पे मिस हो गया था, तो मैंने आपको ओरली बता दिया है कि मटेरियलिटी का मतलब सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें, जो बड़ी चीजें हैं उन्हीं को शो करिए, छोटी मोटी चीजों को के अंदर आपको कुछ भी फॉलो करने का जरूरत यहाँ पर नहीं है। बाकी मैंने सारे कन्वेंशन कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर दिए हैं, याद जरूर कर लीजिएगा कौन से कन्वेंशन से कौन से कॉन्सेप्ट है। ठीक है, और बाकी अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा, और तब तक आपसे मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और मैं आप लोगों को एमसीक्यू सीरीज भी दूंगी, देखो मेरे पास बहुत सारे मैसेज आते हैं, सो डोंट वरी, आप लोगों की मैराथन, एक तो आपके चैप्टर वाइज एमसीक्यूज आपको मैं देने वाली हूँ अगली वीडियोस में, ठीक है, आपको मिल जाएगी। साथ ही साथ आपको मिनी मैराथन भी मिल जाएगी, और आपके लिए फाइनल मैराथन एग्जाम से पहले भी मैं लेकर आऊंगी, इसलिए कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि मैं आप लोगों के लिए मैराथन्स नहीं लेके आऊंगी। मैराथन्स में बिल्कुल लेकर आऊंगी, उसी पे प्रिपरेशन मैं कर रही हूँ। तो आपके एग्जाम से पहले जो है वो बेटा आप लोगों को मैराथन्स एमसीक्यूज वाली वो आपको मिल जाएगी। तो चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक टिल देन गुड बाय, टेक केयर।